सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक गैर बराबरी है, वो समाज में है। और जब ये संविधान लागू हुआ तब भी ये गैर बराबरी थी। तो हमें देखना ये है कि क्या वो गैर बराबरी अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि समाज में गैर बराबरी होगी तो बराबरी के जो तरीके हैं उसको इवोल्व करना पड़ेगा। अभी एक विचित्र बात मैंने ये देखी कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बच्चा और किसी ट्राइबल का या मजदूर का बच्चा वो बराबर नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वो खुद भी बराबर नहीं है। क्योंकि अगर वो खुद भी बराबर होते तो चीफ जस्टिस की कोर्ट में उनके ऊपर जूता नहीं चलता। जब वो खुद ही पहली बार महाराष्ट्र में गए तो उनको जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल चीफ जस्टिस का मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और इसका इशू उन्होंने खुद उठाया। मतलब ये कोई दूसरे आदमी का उठाया हुआ इशू नहीं है, उन्होंने खुद उठाया। तो ये दो उदाहरण जो उनके साथ हुए ये प्रूव करते हैं कि सामाजिक गैर बराबरी है। आप किसी भी पोस्ट में जाएं तो आपको बराबरी के नज़रिए से नहीं देखा जाता। अब इसका दूसरा भी पहलू है, क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं वो कह रहे भाई वो अपने लड़के को बेटर मान रहा है और दूसरे को बराबरी देना चाहता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उनका बेटा तो बराबर है किसी मजदूर के बच्चे की, ये मैं मानता ही हूँ। वो खुद भी मजदूर के बराबर हैं। एक राष्ट्रपति रहा हुआ आदमी वो भी मजदूर के बराबर है, क्योंकि जो माल ट्रीटमेंट जो होगा, अगर समाज में भेदभाव होगा तो मैं किस पोस्ट पे हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोविंद साहब देश के राष्ट्रपति थे। वो एक मंदिर में गए राजस्थान में और उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, तो उन्होंने कॉरिडोर में पूजा कर लिया, क्योंकि उनका वो ऐसा नहीं है कि वो पावर नहीं थी, उनको पावर थी। लेकिन वो जिस सोशल सिस्टम में काम कर रहे, जिस पॉलिटिकल सिस्टम में काम कर रहे, वो पॉलिटिकल सिस्टम जिस सोसाइटी से गवर्न हो रहा है, वो सोसाइटी कोई एक्शन हो उनके खिलाफ ये अलाउ नहीं करती, पूरा माहौल उनके खिलाफ हो जाता। तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। एक दूसरा केस चल रहा है, जब वो उड़ीसा का मंदिर जो है जगन्नाथ का मंदिर, उसमें जब वो गए तो चूटी काटना जो होता है ना, आप हिंदी में समझते होंगे, कोई उनको और उनकी वाइफ को दोनों को चूटी काटा, इस तरह का केस चल रहा है, क्रिमिनल केस वहाँ कोर्ट में चल रहा है। तो जो देश का राष्ट्रपति है, जिसको इतना प्रोटोकॉल है और उसकी डिग्निटी भी बराबर नहीं है। अब दूसरा आप देखिए, जगन्नाथ पहाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ये जस्टिस के रामास्वामी ने अपने जजमेंट में लिखा है, और के रामास्वामी को भी ये पर्सनल लेवल पे पता था। जस्टिस के रामास्वामी की पर्सनल जानकारी थी कि जो स्पीकर था, जब वो मुख्यमंत्री थे, विधानसभा के स्पीकर की बीवी ने उसको खाना सर्व करने से मना कर दिया था। आज भी कोई बदलाव नहीं है उसमें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गवई साहब के साथ खुद ही ऐसे 2 इंसिडेंट हुए, और बालकिशन साहब के साथ भी हुए। जितने भी आप एग्जाम्पल देखेंगे, मैं समझता हूँ कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास दोनों में क्रीमी लेयर का सिद्धांत खत्म होना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर जो है आदमी के ऊपर आधारित है, और ये जो बराबरी देने का सिस्टम है ये सामाजिक सिस्टम है। क्योंकि हम समाज में जो है गैर बराबरी है उसको बराबर लाने के लिए ये रिजर्वेशन और दूसरी जो फैसिलिटीज़ का जो सिस्टम है वो किया हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि केवल शेड्यूल कास्ट की नहीं, बैकवर्ड क्लास की भी क्रीमी लेयर ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे, ऐसा मैं किताब लिखा था इधर, सिटीजनशिप राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, 2021 में रिलीज़ किया था उपराष्ट्रपति साहब ने, अंसारी साहब ने। तो उस किताब में मैंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में एक बैकवर्ड क्लास का आदमी बैंक में लग जाता है, तो उसके यहाँ ज़मीन भी थी
एग्रीकल्चर लैंड भी उसके यहाँ थी, गाय भैंस भी थी, और वो अफसर था बैंक में। लेकिन उसने कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया, उसको घोड़ी पे नहीं चढ़, नॉर्मली शेड्यूल कास्ट के एग्जाम्पल आते हैं कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, लेकिन वो भी एक एग्जाम्पल है। दूसरा, जब 2017 में ये अखिलेश यादव जो है, जब उन्होंने वो चुनाव हार गए तो मकान खाली करना था, जो सरकारी मकान मुख्यमंत्री का होता है वो खाली करना था। तो उस मकान को धोया गया, उस मकान को गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, बहुत सारी जो फार्मूले हैं उनके प्यूरिफाई करने को फार्मूले लगा के शुद्धिकरण किया गया। तो इसका मतलब केवल शेड्यूल कास्ट के खिलाफ ही अनटचेबिलिटी नहीं है, बैकवर्ड के क्लास के खिलाफ भी अनटचेबिलिटी है। बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट में थोड़ा अंतर यह है कि बैकवर्ड क्लासेज के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनके पास ज़मीन है, उनके पास जो टचेबल और अनटचेबल दो क्लासिफिकेशन है। क्योंकि बैकवर्ड क्लास जो है उनका जो रूलिंग क्लासेज थी उनके साथ टचेबल का रिश्ता था, और जो शेड्यूल कास्ट है उनका अनटचेबल का रिश्ता है। इसलिए दोनों जो कास्ट है या क्लासेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जब उनका डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होता है तो वो बैकवर्ड क्लास के साथ भी ट्रीटमेंट वही करते हैं जो शेड्यूल कास्ट के साथ करते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो है ये पूरा गैर संवैधानिक है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिस नहीं है। क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जितना रेफरेंस होना चाहिए ओबीसी के लिए, वो ऑलरेडी मंडल कमीशन की रिपोर्ट में उस जो इकोनॉमिक फैक्टर है उसको कंसीडर किया गया है। और कोई अगर कास्ट, किसी कास्ट को आप शेड्यूल कास्ट में डाल देते हो, किसी कास्ट को आप बैकवर्ड क्लास में डाल देते हो, अगर आपको लगता है कि इसकी सोशल डिसेबिलिटी ख़त्म हो गई है, उसका भेदभाव उस कास्ट के खिलाफ, उस कास्ट के लोगों के खिलाफ ख़त्म हो गया है, तो आप उस कास्ट को उस लिस्ट से बाहर कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई आधार नहीं है कि मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब ट्रीटमेंट मेरा होगा तो एक अनपढ़ आदमी का और मेरा पीएचडी होल्डर या सीनियर एडवोकेट जो है उन दोनों के बारे में भावना एक ही होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवई साहब का जो ओपिनियन है वो बहुत ही गलत है, और ये तथ्यों पे आधारित नहीं है। वो तथ्य जो उनके खुद के साथ घटित हुए उन्होंने उसको भी एनालाइज नहीं किया। इसलिए कोई मजबूरी हो सकती है, या तो कोई सरकमस्टांस होगा कि सरकार उससे चाहती होगी, या कोई ऐसा होगा, या कोई पोस्ट लेना चाहते होंगे। क्या सरकमस्टांस होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते, बट ये जो ओपिनियन है उनका मुझे लगता है कि सही नहीं है। और इस तरह का ओपिनियन सामाजिक जो दृष्टिकोण है, सामाजिक जो स्थिति है उसके खिलाफ है। बहुत बड़े पैमाने पे जीतन राम मांझी जब 2017 में आई थिंक वो मुख्यमंत्री थे बिहार के, और वो एक मंदिर में चले गए, तो जब वो निकले तो उसको धोया गया। बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे, वो संपूर्णानंद की मूर्ति अनावरण करने के लिए बुलाया गया था, मुख्य अतिथि था वो। और उसने उस मूर्ति को, मैंने अपने लिटरेचर में लिखा है कि उस मूर्ति को अनावरण करने से पहले बच्चों ने खोल दिया उसको, फिर उसको दोबारा किसी तरह करके दोबारा फिर उसको रिलीज किया गया, जो इनॉग्रेट किया गया। और उसके बाद फिर वो गाय का मूत्र, मतलब गाय का मूत्र और गोबर जो है आदमी से ज़्यादा पवित्र है, ये हमारे यहाँ का सोशल सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि ऐसा हम नहीं सोच सकते कि आदमी जो है सामाजिक पिछड़ा है या शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वो किसी तरह भी बराबर है। रिजर्वेशन प्रमोशन के जो केसेज हैं 2007 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उत्तर प्रदेश में 2012 में जो जजमेंट आया उसको केवल यही नहीं, जो उनसे जो भी अलाइंस करेगा, जैसे मायावती ने ब्राह्मणिकल फोर्सेस से अलाइंस किया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो डाटा प्रोड्यूस किया उसमें बहुत एग्जेगरेशन किया, और जिसकी वजह से कोर्ट ने माना कि उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, जबकि फैक्चुअली वो गलत था। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में, जैसा जनरल हम चर्चा करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में तो ये पॉलिटिक्स में करने वाले लोग चाहते हैं कि भाई
हमारे को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हम मुख्यमंत्री बनने चाहिए, मंत्री बनने चाहिए। लेकिन जो बाकी ब्रांचेज हैं, चाहे वकालत की ब्रांच है, जुडिशरी की है, एग्जीक्यूटिव की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंस का काम है, और जो भी इंजीनियरिंग का काम है, साइंस टेक्नोलॉजी का काम है, उसमें उनका कोई कंसर्न नहीं है कि शेड्यूल कास्ट आना चाहिए, बैकवर्ड क्लास आना चाहिए, या और भी कोई गरीब सोशली जो बैकवर्ड क्लास हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, वो आने, ऐसा कोई उनका वो नहीं है। तो इसलिए जो हमारी विचारधारा है उसको ही हमें अपडेट करने की ज़रूरत है, और जो भी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सामाजिक कंडीशन क्या है। अगर सामाजिक कंडीशन को ध्यान में रखे बगैर आप केवल अपनी, क्योंकि अगर आप शेड्यूल कास्ट के फेवर में बात करेंगे तो आपकी कोई चर्चा नहीं करेगा, लेकिन आप शेड्यूल कास्ट के खिलाफ बात करेंगे तो आपको हीरो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये इस तरह की मानसिकता जो है समाज में है, और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की स्टेटमेंट आती हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन 2007 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यूपी का केस हुआ, यूपी में कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, हमारे वकील नहीं रहे उसमें, तो वो एक ऐसा जजमेंट हुआ कि केवल यूपी में रिजर्वेशन ख़त्म नहीं हुआ, पूरे देश में ख़त्म हो गया। उसके बाद सेकंड फेज में 3 साल के बाद जब कुछ इंजीनियर्स हमारे पास आए तो हमने उसको स्टडी किया, और हमने ये पाया कि ये नागराज का जो जजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने मंडल के जजमेंट जो 9 जजों का है, नागराज 5 जज का है, उसके प्रिंसिपल को वायलेट किया है। अभी जो ये 7 जजों ने जो डिसाइड किया है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2024 में, चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में, और गवई साहब भी उसमें मेंबर थे, वो जजमेंट भी गलत है, क्योंकि 9 जजों ने ये कहा हुआ है कि ये जो सोशल बैकवर्डनेस जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, ये एडमिटेड है, इसके ऊपर कोई क्राइटेरिया और नहीं लगाया जा सकता। और ये जो क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर का, ये एक एडिशनल क्राइटेरिया बैकवर्ड क्लास पे उन्होंने इसलिए लगाया कि वो ये समझते हैं कि भाई वो जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। शेड्यूल कास्ट तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, और जो पावर उन्होंने स्टेट को दी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सप्रेस कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है कि हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर स्टेट को पावर देते हैं तो राजनीति होगी। और ये सारा जो कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर का एस्पेक्ट कुछ नहीं है, ये केवल हमारे जो पोजीशंस हैं उनको खाना चाहते हैं। हमारा जो आम आदमी है वो कम्पीट नहीं। अगर इसको दूसरे पहलू से देखें, मान लो गवई साहब का बच्चा किसी चीज़ के लिए कंसिडरेशन में आ सकता है, अब वो तो इस क्रीमी लेयर से निकल जाएगा, और तो आदमी अवेलेबल नहीं है। तो ये केवल ऐसा तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऐसा तरीका इवॉल्व करना चाहते हैं कि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन बड़ी पोस्टों में ना हो। आज 2007 से अभी तक चल रहा है। अगर उसको देखेंगे 1995 में रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए अमेंडमेंट हुआ, और आज 30 साल हो गए हैं। 17 जून को 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज वो मेजॉरिटी स्टेट्स में, बल्कि 70-80% स्टेट में आज रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं है। अब 2018 में 5 जजों ने, हमने जो इशू उठाया था कि ये नागराज का केस गलत है, सोशल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया SC ST पे नहीं लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये मान लिया कि हमारा कंटेंशन सही है। लेकिन उस जजमेंट को लिखते हुए जजेज ने एक ओपिनियन दिया कि क्रीमी लेयर फिर भी लगाया जा सकता है। सोशल बैकवर्डनेस और क्रीमी लेयर तो एक ही चीज़ है। जब आपने ये मान लिया कि सोशल बैकवर्डनेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे नहीं लगेगा, तो क्रीमी लेयर कैसे लगाने का सुझाव दे सकते हैं? तो ये जो सारी व्यवस्था है, क्योंकि एक कोई सिस्टम काम कर रहा है रूलिंग क्लासेज का, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को या बैकवर्ड क्लासेज को हायर पोजीशंस में नहीं जाने देना चाहता। मैं समझता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी रिजर्वेशन प्रमोशन होना चाहिए। उसके लिए चाहे पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे, चाहे कोर्ट अपना इंदिरा साहनी का जजमेंट रिव्यू करे, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक चेंज आने वाला नहीं है। सर, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, ये जो आरक्षण है, क्या ये गरीबी हटाने की कोई योजना है या प्रतिनिधित्व का मामला, जैसे आपने अभी कहा? ये जो आरक्षण है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर आप आर्टिकल 10 क्लोज 3 जो ड्राफ्ट
कॉन्स्टिट्यूशन का था, उसकी डिस्कशन में जाएंगे तो जो 701 पेज है इसका, अपना 700 और 701 पेज जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है, उसके वॉल्यूम 9 में उन्होंने ये कहा है कि ये जो पब्लिक सर्विस है इसमें एक या कुछ जातियों का ही प्रतिनिधित्व है, और डेमोक्रेसी के बाद, देश आज़ाद होने के बाद सबकी भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था की। ये रिजर्वेशन की व्यवस्था बैकवर्ड क्लासेज के लिए है, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास के लीडर उस जमाने में थे वो अपने आप को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से नज़दीक नहीं समझते थे। वो ये समझते थे हम अलग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अनटचेबल हैं, इसलिए वो अलग अलग विचार की वजह से ऐसा हुआ। और उन्होंने अपना अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़े पैमाने पे समर्थन नहीं किया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े क्लेवरली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन वर्ड आर्टिकल 16 क्लास 4 में डाला, जिसकी वजह से बैकवर्ड क्लासेज को चाहे 40 साल बाद मिला, 40 साल बाद वो अधिकार मिला। वैसे काका कालेलकर कमीशन अगर लागू होता तो 1955-56 में ही मिल जाता, लेकिन जो रूलिंग क्लासेज हैं उन्होंने उसको नहीं होने दिया। उसके बाद दोबारा 1980 में जब जनता पार्टी आ गई तो फिर दोबारा से कंस्टिट्यूट हुआ कमीशन। उस कमीशन ने फिर रिपोर्ट दिया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भी लागू नहीं होती। तो इसमें बामसेफ और जो पॉलिटिकल आउटफिट था बीएसपी, उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया, कांसीराम साहब ने, जिसकी वजह से जो वीपी सिंह को ये रिजर्वेशन लागू करना पड़ा बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि सामाजिक तौर पे जो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट में जितनी घनिष्ठता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को दोनों क्लासेज अलग अलग समझते हैं, और जो रूलिंग क्लासेज हैं वो जाति को पोलराइज कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले हरियाणा में चमार सम्मेलन था, कहीं वाल्मीकि सम्मेलन है, कहीं जाटव सम्मेलन है। ये जातियां जितनी प्रभावी होंगी, मतलब इनका जितना मजबूत होंगी, उतने हमारे अधिकार खत्म होंगे, क्योंकि हम या तो शेड्यूल कास्ट के तहत इकट्ठे हो जाएं, या शेड्यूल ट्राइब के तहत इकट्ठे हो जाएं, या बैकवर्ड क्लास के तहत इकट्ठे हो जाएं, या बामसेफ नया विचार जो दे रहा है मूल निवासी उसके तहत इकट्ठे हो जाएं, तभी हमारे अधिकार बचेंगे। नहीं तो एक एक जाति करके कोई हमें अधिकार मिलने वाले नहीं है। तो क्या सर गवई साहब ने आरएसएस की भाषा बोली और एक नया रास्ता खोलते जो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं? नहीं, गवई साहब ने आरएसएस की भाषा बोली या नहीं बोली उसके बारे में जो मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूँ। नहीं, देखो आर्थिक आधार पे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लगा। ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में आर्ग्यू करते हुए मैंने कोर्ट में कहा था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है, इनकी जो कंडीशन है, कोई मजदूर का बच्चा और राष्ट्रपति का बच्चा दोनों में कोई अंतर नहीं है। आर्ग्यू किया था मैंने कोर्ट में, और ये फैक्ट है। मतलब थोड़ी बहुत सुविधाएं कोई अगर वेल एस्टेब्लिश्ड आदमी है तो दे सकता है, लेकिन वो सुविधाएं भी बहुत लिमिटेड होती हैं। जब सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपको जो भी सुविधाएं मिली हो, जो भी आपकी कंडीशन हो, आप उसके विदस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए वो सामाजिक भेदभाव, सामाजिक गैर बराबरी जो है उसको मिटाने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था क्लास बेस्ड व्यवस्था है, ये आदमी बेस्ड नहीं है। जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो पर्सन बेस्ड है। वो आदमी इकोनॉमिकली पिछड़ा है कि नहीं है। एक आदमी आज गरीब आदमी है, वो उसने एक टिकट खरीद ली। अब 2 दिन पहले यारा किसी ने 13 करोड़ की उसकी लॉटरी निकलाई। अब वो मान लो उसके पास 1 लाख रुपए सालाना भी इनकम नहीं है, उसकी लॉटरी निकलाई, अब वो अमीर हो गया। ये जो सोशल बैकवर्डनेस है ये ऐसे नहीं होती। मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं जो है चीफ जस्टिस बन जाऊं, मेरी जो कंडीशन है मेरी कास्ट के हिसाब से ही ट्रीट की जाएगी, कोई डिफरेंट नहीं की जाएगी। ये जो इकोनॉमिक आधार पे जो बदलाव है ये बहुत
कम समय के लिए होता है और ये कभी भी बदलाव आ सकता है उसमें। आज मैं गरीब हूँ, कल अमीर हो सकता हूँ, आज मैं करोड़पति हूँ। ऐसे बहुत हैं, जब से बीजेपी आई है ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, जो दूसरे लोग भी हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी नहीं, जो बहुत बड़ा बिजनेस था, आज वो बिल्कुल उनकी बहुत गरीबी की पोजीशन आ गई है। तो ये जो गरीबी की पोजीशन है, ये एक ही स्ट्रोक में बदल सकती है उनकी, वो अमीर हो सकते हैं। लेकिन जो सोशली बैकवर्ड क्लास है, वो चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, वो बदलने के लिए सालों साल लगेंगे, सैकड़ों साल लगेंगे। अभी आपको जो भी पोजीशन मिली हो, आप उस पोजीशन को लेने के बाद भी जब समाज में आपको देखा जाएगा, तो समाज में जो आपकी जाति की हैसियत है, जो समाज में आपकी हैसियत है, उसके हिसाब से देखा जाएगा, आपकी पोस्ट के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। अब ये जो उदाहरण हमने दिए हैं, ये सब वो उदाहरण है जो पोस्ट होल्ड कर रहे थे। जब वो आदमी पोस्ट से हट जाएगा तब उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये ऐसा सही नहीं है। और ऐसा अगर उन्होंने कहा है, क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं केवल जजमेंट में जो उन्होंने कहा उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जजमेंट को दोहरा रहे हैं। तो वो जो जजमेंट है, वो जजमेंट गलत है, क्योंकि वो जजमेंट जो है, अगर मंडल को बदलना है तो केवल 11 जज बदल सकते हैं, 7 जज उसको नहीं बदल सकते। ये बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा गैर बराबरी है। समाज में जातियां पोलराइज करके वो एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सामाजिक कंडीशन ये नहीं है। एक आदमी, मान लो वाल्मीकि है, एक आदमी चमार है, दोनों ही अनटचेबिलिटी फेस कर रहे हैं, दोनों की समस्या तो सेम है, तो वो अलग कैसे हो गई? एक आदमी धानक है, एक आदमी जाटव है, मतलब और बहुत सारी हजारों कास्ट हैं, लेकिन उनकी अगर सोशल कंडीशन देखेंगे तो वो सोशल कंडीशन उनकी अलग नहीं है। उसके साथ भी भेदभाव है, उसके साथ भी अनटचेबिलिटी है, कोई चेंज नहीं है उनकी कंडीशन में। इसलिए ऐसा पैरामीटर नहीं लगाया जा सकता। और इसके साथ भी ये संविधान सभा ने जो प्रोविज़न पास किया था, उस प्रोविज़न को पास करते हुए स्टेट्स को और इस तरह की पावर देने के लिए संविधान सभा ने मना किया था। इसलिए भी ये प्रोविज़न जो है, ये जजमेंट जो है वो गलत है। और इसको जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो वी विल चैलेंज इट।